नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इन हिमालयन स्टेयर डाउन द डिलेमास फॉर दिल्ली। चाइना का एग्रेशन चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इंडिया का इसमें क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, चाइना का एग्रेशन ऐसा क्यों है, कई जगहों पे चाइना हमारी बाउंड्री के 10 किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है, किस तरीके से हमारी सोवरेनिटी का यहां पे नुकसान हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है इंडिया पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन, इसको एमआर माधवन जी ने लिखा है। इस आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है कि देखिए, जब से इस कोविड-19 का लॉकडाउन लगा है हमारी पार्लियामेंट मिली नहीं है, और जो भी इस कोविड-19 के लॉकडाउन को डील करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने मेजर्स लिए हैं, उनपे हमारी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए उन पे पार्लियामेंट में कोई भी बहस नहीं हुई है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि भाई पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के एक्शंस पे बहस होनी चाहिए, तभी पार्लियामेंट की इफेक्टिविटी सामने आती है। इसके लिए आईटी सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करना चाहिए, इसकी बात करी गई है यहाँ पे। फिर एक इशू है, एक आर्टिकल है 7 to 11। इसमें क्या गया है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने G7 को एक्सपेंड किया है, 4 कंट्रीज को मिला के G11 बनाने की कोशिश की गई है। जो 4 कंट्रीज हैं वो है इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। चाइना को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, चाइना ने किस तरीके से इस डिसीजन को अपोज किया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिहार नीड्स अ स्टेट स्पेसिफिक स्टिमुलस। यहाँ पे आथर ने ये बोला है कि जो अभी आत्मनिर्भर प्लान आया है जिसमें 20 लाख करोड़ सरकार ने बांटे हैं, उस प्लान में कुछ खामियां हैं। खामी ये बताई है कि भाई ये जो प्लान है वो वेस्टर्न स्टेट्स को और साउदर्न स्टेट्स को ज्यादा फेवर करता है, यानी कि वेस्टर्न स्टेट्स में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेटों को, साउदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट करता है व्हेन कंपेयर टू स्टेट्स लाइक बिहार। क्यों बेनिफिट करता है और बिहार को बेनिफिट कम करता है, इसके रीजंस कुछ बताए हैं इस आर्टिकल में। उनमें से जो रेलेवेंट रीजंस हैं मैं आपको इस पे डिस्कस करूंगा। कुछ बहुत स्पेसिफिक आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन्हें भाई बात करने की जरूरत नहीं है। और अगला है टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। ये आर्टिकल जरूरी हो जाता है दोस्तों। बहुत सालों से किसानों को फ्री बिजली दी जाती है, उसके चलते वो बहुत सी बिजली को बर्बाद करते हैं जिससे नुकसान होता है। तो कैसे इस फ्री बिजली के प्रावधान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एक्सचेंज करके बिजली में बचत की जा सकती है, और कहते हैं ना कि एक जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो यहाँ पे डिस्कस होगा वो होगा इन हिमालयन स्टेयर डाउन द डिलेमास फॉर दिल्ली। द टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू चेकमेट चाइनास एग्रेशन इवन इन द बैकड्रॉप ऑफ मेंटेनिंग रोबस्ट इकोनॉमिक टाइज। यानी कि चाइना का जो एग्रेशन है उसको कैसे चेकमेट किया जाए, उसको कैसे काउंटर किया जाए, और साथ साथ हमारे जो रोबस्ट इकोनॉमिक टाइज है उनको कैसे तोड़ा जाए, इस पे यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए, इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जैकब जी ने कोई बहुत प्रॉपर इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। सोचने वाली बात यह है, उन्होंने चीजें बहुत सी बताई हैं, और इस आर्टिकल में जो लिखा है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं दोस्तों। देखिए, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का माउथ पर्स है, globaltimes.cn करके उसका यूआरएल, अगर आप जाके उस पे 25 मई पे एक आर्टिकल वहां पे रिलीज हुआ है, 25 मई। एक मिनट में इसका जरा पॉइंटर ऑन कर दूं। हाँ, 25 मई 2020 को globaltimes.cn पे एक आर्टिकल रिलीज हुआ, और वहां पे साफ साफ चाइना ने यह बोला है कि देखिए, इंडिया इलीगली अपने बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर रहा था और हमारे इलाके में घुस रहा था, इसलिए हमें मजबूरी में अपनी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा। यह ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। यानी कि जहां पे आज की डेट में चाइना घुस के बैठा है, ओपनली चाइना इस बात को बोल रहा है कि ये इलाके हमारे हैं। और आपको मैं कुछ बात बता दूं, कुछ ऐसी टेरिटरीज है जहां पे 10 किलोमीटर अंदर चाइना घुस के बैठा हुआ है, जो कि इस आर्टिकल में भी बताया गया। दूसरी बात, चाइना साफ साफ इंडिया को यह एड्रेस करके बोल रहा है कि 1962 में जो वॉर हुआ था उसको इंडिया ने इनिशिएट किया था और क्रशिंगली डिफीट मिली थी इंडिया को। फिर चाइना ने यह भी बोला कि हमारी इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना बड़ी है, इसलिए इंडिया हमसे इकोनॉमिकली भी पंगा नहीं ले सकता। और चाइना ने यह भी लिखा है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो अपने इंटरेस्ट को मीट कराने के लिए चाइना के अपोजिट स्टैंस बना रहे हैं और इंडिया को अपनी तरफ ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंडिया ल्योर हो जाता है तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। ये सब चाइना ने लिख रखा है। साफ साफ चाइना ने बोल दिया है कि जहां पे हमने अपने टेरिटोरियल फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है वो हमारा इलाका है, क्योंकि इंडिया वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था। अब आप देखिए कितना एग्रेसिव स्टांस है यहां पे चाइना का। अब हम शुरू करते हैं इस आर्टिकल को दोस्तों। आपको अभी पता है कि भाई प्रॉब्लम काफी तगड़ी चल रही है बॉर्डर पे, उसके बाद भी
जब बहुत जगहों पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चाइनीज फोर्सेज हैं वो इंडियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आके बैठे हैं, कुछ जगहों पे 3 किलोमीटर, कुछ जगहों पे 4 किलोमीटर, कुछ जगहों पे 10 किलोमीटर। लेकिन जब चाइनीज ऑफिशियल्स स्टेटमेंट देते हैं, जैसे चाइना के एम्बेसडर इंडिया में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो इंडिया बॉर्डर पे जो चाइना इंडिया बॉर्डर पे सिचुएशन है वो बहुत स्टेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब वो हमारे बाउंड्री के अंदर घुस के बैठे हैं और उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट्स देते हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, ओके। एक लिमिट से ज्यादा जब वो घुसने लगे थे तो हमारी आर्म फोर्सेस ने रोका है। अभी भी जहां वो घुस के बैठे हैं वो काफी अंदर आ गए हैं, जो इंडियन वर्जन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। अब देखिए यहां पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस बचते हैं। एक तो वो टेरिटोरियल लॉस को एक्सेप्ट कर लें। टेरिटोरियल लॉस मतलब कि जितना अंदर आके चाइनीज फोर्सेस घुस के बैठ गई हैं वो ये मान ले कि हाँ भाई ये जगह चाइनीज फोर्सेस की होगी और उसको छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई कंटिन्यूअस निगोशिएशंस चले, प्रॉपर बातचीत हो और तब तक ये बातचीत होते रहे जब तक पीएलए वापस नहीं लौट जाती अपने जगहों पे। ये बात बोली गई। तो दूसरा जो पॉइंट है वो अभी चल रहा है। कोई भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वोकल नहीं है इस इशू को लेके, ना हमारी गवर्नमेंट इस इशू के बारे में ज्यादा बोल रही है, ना चाइना की गवर्नमेंट इस इशू के बारे में ज्यादा बोल रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ होती है दोस्तों, 1980s में, 1990s के दौरान, 1970s में जब डेन जियोपांग का राज था वहां पे, जाओपिंग या जियोपांग, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, तो डेन जियोपांग के राज में क्या चीज थी कि भैया चाइना पीसफुली राइज करेगा, चाइना किसी दूसरे कंट्री में जबरदस्ती उंगली नहीं देगा, बेकार में किसी को परेशान नहीं करेगा। जैसे यूएसए नहीं होता था कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करता था, चाइना ने बोला कि हम अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, सबको बढ़ावा देंगे, हम दूसरों के अफेयर्स में ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो शी जिनपिंग की सरकार है वो दूसरों के अफेयर्स में हद से ज्यादा इंटरफियर कर रही है। और खासकर ये इंटरफेरेंस ऐसे टाइम पे आ रहा है जब कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, चाइना कोविड-19 फैलाने के लिए जिम्मेदार है और उसके पास ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछले साल अगस्त 2019 में हमारे होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी हैं, उनकी तरफ से अक्सई चीन को लेके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जिसकी वजह से चीन नाराज हो गया है। फिर हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी चाइना नाराज हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा असर्टिव हो गया या थोड़ा डर गया है, जो भी कह लीजिए। अब चाइना अपनी एलएसी की साइड तो कंस्ट्रक्शन करवा ही रहा था, लेकिन जब इंडिया ने अपनी एलएसी की साइड कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू किया तो चाइना को प्रॉब्लम होने लगी। फिर चाइना को लगा कि जो हमारा नेचुरल एडवांटेज है वो जा रहा है। चाइना अपने एंड पे सब कुछ कर रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट है। आप देखोगे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का छोटा सा हिस्सा है काराकोरम के आसपास का, वहां पे आपको पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स मिलेंगे, ठीक है। डैम बना रहा है पीओके में पाकिस्तान की मदद करके, लेकिन जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है तो चाइना कोई भी स्टेप नहीं लेता। और यहां पे देखिए बॉर्डर पे तगड़ा बवाल हो रहा है, जबकि आप देखिए इंडिया चाइना के बीच के जो ट्रेड है वो 93 बिलियन डॉलर्स का है अप्रोक्सीमेटली। इतना बड़ा ट्रेड है जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 57 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड डेफिसिट है, ओके। उसके बावजूद चाइना ऐसा कर रहा है दोस्तों। तो ऑब्वियस ही बात है जो अपने पीसफुल राइज वाला सिद्धांत था वो बीजिंग छोड़ चुका है। और चाइना केवल इंडिया में ऐसा नहीं कर रहा, हांगकांग में प्रॉपर बवाल चल ही रहा है, उस पर मैंने वीडियोस बनाई रखी। साउथ चाइना सी में बवाल चलता ही रहता है चाइना पे, मैंने आपको इसके बारे में काफी बार पहले बता रखा है। अब देखिए अगर एडवांटेज देखा जाए कि बॉर्डर पे किसको एडवांटेज है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कह सकते हो कि देखिए चाइना के पास थोड़ा बहुत मिलिट्री एडवांटेज तो है बॉर्डर पे, लेकिन क्या चाइना इंडिया के अगेंस्ट एक फुल फ्लेज्ड वॉर करेगा? तो यहां पे हैप्पी मिन जैकब जी का बोलना है कि नहीं, वो वॉर नहीं करेगा, लेकिन वो लिमिटेड फाइट कर सकता है, छोटे छोटे लैंड ग्रैब्स कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी के लिए हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के थोड़ा अंदर घुसा है, 3 किलोमीटर अंदर आके घुस के बैठा है, 4 किलोमीटर अंदर आके घुस के बैठा है, और इस चीज के पूरे चांसेस है कि हो सकता है कि वो अपनी इस करंट पोजीशन से वापस ना जाए। पूरी कोशिश हो रही है, नेगोशिएट किया जा रहा है कि वो वापस चला जाए, बट हो सकता है वापस ना जाए। तो एक टैक्टिक चाइना की यहां पे ये हो सकती है कि फुल फ्लेज्ड मिलिट्री वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि फुल फ्लेज्ड मिलिट्री वॉर करेंगे तो इंडिया भी बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, चाइना इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगा, दोनों कंट्रीज को बहुत नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत नुकसान होगा। तो फुल फ्लेज्ड मिलिट्री टेंशन चाइना नहीं चाहता, बट चाइना चाहता है कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए हम स्मॉलर लैंड ग्रैब्स कर सकते हैं, स्मॉलर मिलिट्री एक्सपीडिशंस कर सकते हैं। यानी 3 किलोमीटर इलाके के अंदर घुस गए, उसको ऑक्युपाई कर लिया, तो इससे इंडिया की हार भी हो गई और चाइना की ताकत भी सामने आ गई। ये चीजें हो सकती हैं। डायरेक्ट एस्केलेशन तो वो
इंडिया से करेगा नहीं। लेकिन अब बात यह है कि जो न्यू दिल्ली में हमारे पॉलिटिकल बॉसेस बैठे हैं वो किस हद तक टेरिटोरियल लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि हम काफी हद तक चाइना पे इकोनॉमिकली इस समय पे डिपेंडेंट है। हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स को चाइना फाइनेंस कर रहा है। चाइना हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा पंप इन कर रहा है एफडीआई के थ्रू, एफआईआई के थ्रू। चाइना हमसे इस बात पे भी थोड़ा नाराज है कि उसके इनिशिएटिव्स में इंडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो बीजिंग को इस बात का गुस्सा है कि बीजिंग के इनिशिएटिव्स में इंडिया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट बीजिंग इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, और यहां पे अंदर घुस के बैठा है एलएसी पे। ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस बैठे हैं वो किस हद तक टेरिटरी का नुकसान झेल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ जगहों पे 3 किलोमीटर अंदर आके बैठा है, चाइना साफ साफ बोल रहा है कि गलवन वैली हमारी है, जबकि पूरी तरीके से गलवन वैली उनकी नहीं है। अगर आप एलएसी के प्रेजेंट एलएसी के नक्शे को देखो, हालांकि वो प्रेजेंट एलएसी का नक्शा भी गलत है, जो कि पूरा अक्साई चिन्ह हमारा है और चाइना उसके अंदर घुस के बैठा हुआ है, और उसके बाद चाइना और अंदर घुस रहा है। तो अब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि ये जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चाइना अंदर घुस के बैठा है, इसको बाहर कैसे निकाला जाए। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप यहां पे लॉस को सहेगी? अब ये डिपेंड करेगा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे। अब ये बात भी आती है कि चाइना का एडवेंचरिज्म कितना चलेगा, किस हद तक चाइना यहां पे इंटरफेयर कर सकता है, किस हद तक चाइना इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक रिलेशंस को तोड़ सकता है। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का बायलेटरल रिलेशनशिप है। क्या इतने छोटे से लैंड के लिए चाइना उसको तोड़ सकता है, खतरे में डाल सकता है? देखिए चाइना का सीधा सीधा स्टैंड है, चाइना ये जान चुका है इंडिया उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो उसके ऊपर एक कहते हैं ना कि प्रेशराइजिंग टेंडेंसी लेके आ रहा है। इसके अगेंस्ट में इंडिया कैसे रिस्पॉन्स करेगा, अब ये तो देखिए समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन बात यह है कि चाइना एक एक्सप्लॉयटेटिव रिजाइम है। अगर हम उसके किसी भी प्रेशर के अंदर आते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बाद में प्रेशर नहीं डालेगा। 1962 में उसने इंडिया के अंदर घुस के लैंड को ऑक्युपाई किया। वो अभी के समय पे इंडिया के अंदर घुस के लैंड को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है, भले ही छोटे लैंड को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में अगर थोड़े बहुत लैंड पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती तो आगे फिर घुसेगा। और अगर हमारी जमीन पे हमने अभी कॉम्प्रोमाइज करने दिया तो हमारी सोवरेनिटी हो जाएगी एक नल एंड वॉइड कंसेप्ट। हमारी जो सोवरेनिटी है ना कि हम ताकतवर हैं, हमारे लैंड में कोई नहीं घुस सकता, अगर चाइना घुस गया और हम उसके नहीं निकाल पाए तो भाई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आगे आने वाली डेट में हमारी सोवरेनिटी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कोई भी इज्जत नहीं करेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। तो ये पूरा इशू है दोस्तों। अब ये आगे किस तरीके से निकल के आता है ये तो भाई अब देखिए समय ही बताएगा। इंडिया इसके अगेंस्ट में कितना इकोनॉमिक एक्शन ले सकता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन देखिए, फुल फ्लेज्ड वॉर का तो कोई मतलब बैठता नहीं है कि हम फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर कर दे चाइना पे, वो कोई प्रॉपर तरीका है नहीं। तो क्या किया जा सकता है, ये किया जा सकता है भाई कि इकोनॉमिक टाइज को थोड़ा रोका जाए, तो बीजिंग को भी समझ में आए कि भाई इंडिया डरने वाला नहीं है। बट कितना इकोनॉमिक टाइज को आप रोकोगे? अपने हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोले जाते हैं, दुनिया भर में दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, बट उसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बल्क ड्रग तो चाइना से आता है। बहुत सारी हमारी स्टार्टअप्स चाइना के पैसे से चल रही हैं। तो अगर आज की डेट में हमने चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज तोड़े तो उसका भी हमको बहुत नुकसान होगा। और अगर हम इकोनॉमिक टाइज तोड़ते हैं तो ये बॉर्डर का इशू सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके भी ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो हमारी सरकार इसके साथ कैसे डील करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है और यहां पे इस आर्टिकल में बोला गया है इंडियन पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नीचे देखिए क्या लिखा है, इन टुडेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इट शुड कन्वीन सून, अडैप्टिंग आईटी सॉल्यूशंस कैन मेक इट इवन इजियर। दुनिया भर में कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है और दुनिया भर की जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो इस कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझने के लिए किसी ना किसी तरीके से मिलने की कोशिश कर रही है। जैसे कनाडा की पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनी पहली लॉकडाउन की मीटिंग किया एंड ऑफ अप्रैल में। तो भाई बहुत सारे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस मीटिंग को अटेम्प्ट किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी ऐसे किया। बहुत सी कंट्रीज है जैसे फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां पे इन पर्सन अटेंडेंस भी रही है लोगों की और कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आए हैं। तो अगर हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो हमारे एमपीज हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे भी बैठे हैं, इंटरकनेक्टिविटी तो आज की डेट में है ही दोस्तों। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग हो सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं गवर्नमेंट पे। जो हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है
इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इस पे काम भी कर रहा है। इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने उन कंट्रीज को आप कह सकते हैं कि देखा है, एनालाइज किया है, जहां पे इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं। बट इंडिया में देखिए अभी के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस पूरी तरीके से दोस्तों रुका हुआ है। भले ही पार्लियामेंट हमारी एपेक्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में बात की जाए, लेकिन हमारी पार्लियामेंट मिल नहीं रही और ना ही हमारी पार्लियामेंट की कोई कमिटी मिल रही है। जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे पार्लियामेंट को बताया था तो यह बोला था कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी उसके ऊपर चेक रखने के लिए हमारी पार्लियामेंट होगी, तो उसकी अलग अलग कमिटीज होंगी, वहां पे उस पर बहस होगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अभी के लिए दोस्तों क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट नियम नहीं बना रही। वैसे तो नियम पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन अभी के लिए कौन से एक्ट के बेसिस पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नियम बना रही है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को पढ़ेंगे तो उसमें एपिडेमिक्स से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लॉकडाउन से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। लॉकडाउन को इंपोज करना जरूरी था तो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को इंपोज किया, लोगों ने माना भी, एडजस्टमेंट भी किया। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जो स्टेप्स लिए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो स्टेप्स लिए हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, वो स्टेप्स कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तब डिसाइड हो पाएगा जब पार्लियामेंट मिलेगी, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मिलेंगी। और अगर ये मिलेंगी नहीं तो ये गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती रहेंगी, उनको एग्जीक्यूट करती रहेंगी, उनमें क्या खामियां हैं ये कभी डिस्कस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पे ये बहुत जरूरी होता है कि ये एमपीज मिलें, बैठें, डिस्कशन करें। अगर सामने बैठ के नहीं कर सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें, ताकि पता तो चले कि जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वो सही है कि नहीं है। कितने इश्यूज चल रहे हैं आज की डेट में, माइग्रेंट इशू चल रहा है भाई, माइग्रेंट इशू के लिए क्या काम किया गया, जो पैसा इशू किया गया कहां गया, पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इसके ऊपर मांग रखी जाएगी। कोई चेक मैकेनिज्म अभी गवर्नमेंट के सामने आ ही नहीं रहा है। फिर आप देखोगे कि भैया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफी क्लैश हो रहा है। चाइना की फोर्सेस इंडिया की सीमा के अंदर घुस के बैठी हुई हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को इस समय कोई सवाल करने वाला ही नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री सेशन हो ही नहीं रहा है। अरे कोई पूछे तो गवर्नमेंट से कि भैया चाइनीज फोर्सेस कहां तक घुस के बैठी हैं, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कोई पार्लियामेंट्री सेशन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए यहां पर यह बोला गया है कि पार्लियामेंट्री सेशंस को कराने की जरूरत है। पिछले 3 महीनों में लमसम सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने 5000 नोटिफिकेशंस को इशू किया है कोविड-19 पैंडेमिक को संभालने के लिए। लेकिन इन 5000 नोटिफिकेशंस में जो स्टेप्स लिखे हैं, क्या वो स्टेप्स सही हैं, क्या वो स्टेप्स गलत हैं, इसके बारे में किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं हुई है, कोई सवाल नहीं हुआ है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से करती चली जा रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है, ये नहीं कह सकते। इस केस में गवर्नमेंट के ऊपर कोई चेक मैकेनिज्म है ही नहीं, तो वो चेक मैकेनिज्म आ सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट में जब खड़ा करके पूछा जाएगा मिनिस्टरों से क्या किया आपने, तो वो बताएंगे। अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है उनसे, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है। तो इसलिए पार्लियामेंट का इस समय पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये बोला गया इस आर्टिकल में। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पे दोस्तों 7 to 11 क्या है, देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के राष्ट्रपति हैं, चाइना से हैं बहुत परेशान, उनको समझ में आ नहीं रहा करें क्या। तो जो G7 ग्रुप है, इस G7 की कंपोजिशन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस ध्यान दीजिएगा। G7 में चाइना रशिया नहीं है। G8 में रशिया था, रशिया ने जब G8 छोड़ दिया वो बन गया G7। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई ये G7 ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इस G7 में मेंबरशिप को इंक्रीज करने की जरूरत है। और 4 लोगों को G7 का मेंबर बनने के लिए इन्विटेशन आया। कौन कौन सी है वो 4 कंट्रीज दोस्तों? तो उसमें आपकी आ जाएगी इंडिया, फिर कहा जाए रशिया वापस आ सकती है, फिर साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज को बुलाया गया। इंडिया बड़ा खुश हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि भाई इंडिया के रियल वर्थ को समझा जा रहा है। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया, रशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया, पर रशिया हर चीज में, कुछ चीजों में इक्वालिटी चाह रहा है। अब देखिए दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ये G11 बन क्यों रहा है, पर ये जो राष्ट्रपति ट्रंप है ये इंडिया को बुला क्यों रहे हैं, और इससे ओवरऑल क्या इफेक्ट करने वाला है। देखिए बात यह है दोस्तों, बीजिंग ने इस G11 के ग्रुप को अपोज किया और बोला है कि ये फेल हो जाएगा, ये सक्सेसफुल होगा नहीं। अगर आप इंडिया को G11 के ग्रुप में मिलाते हो तो आप कह सकते हो कि देखिए जो G7 का ग्रुप है ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस का ग्रुप है, जो दुनिया के सबसे अमीर देश है उनका ग्रुप है। तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमी की टर्म्स में इंडिया बहुत बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रुप बन क्यों रहा है। क्या ये ग्रुप एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन को लेके आएगा कि मान लीजिए कि G11 के ग्रुप आपने बना लिया और एक ऐसा ब्लॉक बना रहे हो जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा।
तो अगर आप ऐसा ब्लॉक बनाओगे तो हो सकता है चाइना अपने केस में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कोई ब्लॉक बनाने लगे, तो वो तो भाई कोल्ड वॉर की कंडीशंस को और एक्सकर्बेट कर देगा, बढ़ा देगा। दूसरी बात, पहले जब G8 था, जब इसमें रशिया था, तो वो G8 कई बार इनफॉर्मली इनवाइट करता था चाइना को, इंडिया को, ब्राजील को, साउथ अफ्रीका को, बहुत बार बुलाता था दोस्तों। ओके, यहां पे जी जिनपिंग को समिट गेस्ट लिस्ट से बाहर रखा गया है। इस G11 में जी जिनपिंग को नहीं बुलाया गया है दोस्तों। सीधी सीधी बात यह है कि यूएसए इज नॉट कंसर्न विद चाइना, यूएसए इज नॉट हैप्पी विद चाइना, एंटी चाइना ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है। यहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बोलना है कि वो सारी कंट्रीज जो ट्रेडिशनली हमारी एलाइज है, हम उसके साथ ग्रुपिंग बनाएंगे यहां पे। तो भाई क्या चाइना यूएसए की ट्रेडिशनल एलाई नहीं थी? भाई चाइना और यूएसए का तगड़ा ट्रेड था, जितनी बड़ी बड़ी यूएसए की एंटरप्राइजेस थी सबकी सप्लाई चेन चाइना के साथ जुड़ी हुई थी। पहले ही मैंने आपको ये चीज बताया, एप्पल की ऑलमोस्ट सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, और अब आप चाइना के अगेंस्ट एक स्टैंस बना रहे हो। अब यहां पे एक और सवाल उठता है कि अभी जब नवंबर में इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो जो अगला प्रेसिडेंट आएगा उसकी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी, वो चाइना को किस तरीके से देखेगा? अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यूज नहीं रखे तो ये G7 टू G11 वहीं फ्लॉप हो जाएगा। बहुत सारी चीजें यहां पे आती हैं। फिर कुछ और चीजें भी हैं। देखिए, यूएसए ने इस बात में इंटरेस्ट दिखाया है कि इंडिया G7 का मेंबर बने, रशिया G7 का मेंबर बने। क्या बाकी कंट्रीज इंटरेस्ट दिखाएंगी? रशिया ने क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया था। उस क्रीमिया पेनिनसुला को जब एनेक्स किया था तो G8 मेंबरशिप से रशिया को निकाल दिया गया था। अभी भी वो क्रीमिया पेनिनसुला रशिया के हाथों में है। तो क्या रशिया के आने से बाकी मेंबर्स खुश होंगे? क्या इंडिया के आने से यूएसए के अलावा जो G7 के बाकी मेंबर्स हैं वो खुश होंगे? ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। प्लस अभी तो देखिए कोरोना पैंडेमिक है, तो सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं। G7 के अंदर जब पहले डिस्कशंस होते थे ना, बहुत सारी स्ट्राइफ रहती थी, बहुत सारी लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स रहती थी। ये प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग चीजों पर रहती थी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे रहा है तो क्लाइमेट चेंज पे यूएस कॉम्प्रोमाइज जल्दी करने को तैयार नहीं होता है। ईरान के इश्यू को लेकर रहा है तो ईरान पे सैंक्शंस लगाए गए थे। तो बहुत सारी, तो G7 के अंदर ही यूएसए डोनाल्ड ट्रंप एंटी ईरान स्टांस ले रहे थे, और जर्मनी इंग्लैंड जैसी कंट्री आपकी ईरान के प्रो स्टांस ले रही थी। तो इस तरीके की चीजें बहुत हो रही हैं दोस्तों। अब ये G7 ग्रुप कितना इफेक्टिव है ये समय ही बता पाएगा। इंडिया की लीडरशिप भी ये बात जानती है कि नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस में, अगला प्रेसिडेंट जो आएगा, अगर ट्रंप आते हैं वेल एंड गुड, कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ गया वो किस तरीके का स्टांस रखेगा अभी कहा नहीं जा सकता। तो ये G7 टू G11 कितना सक्सेसफुल होगा ये तो भाई आपको समय ही बता सकता है, क्योंकि इस समय पे फॉरेन पॉलिसी ना बहुत ज्यादा हैफर्ड चल रही है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चल रही है। और बात ये होती है दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट एनिमी होता है। अब जैसे कि अपने ग्लोबल टाइम्स 25 मई वाले आर्टिकल में क्या लिखा चाइना ने लिखा कि यूएसए चाइना के अगेंस्ट एक कोल्ड वॉर शुरू करना चाहता है, इसलिए यूएसए चाइना के अगेंस्ट अलाइज ढूंढ रहा है, और यूएसए को इंडिया चाइना के अगेंस्ट एक अलाई दिख रहा है। लेकिन यूएसए रियल में इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं चाहता, बस अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप चाहिए तो जाके पढ़िए उस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल को। तो क्या ये बात सही है? कुछ हद तक हो सकता है सही हो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना सही है, चाइना हर चीज में गलत है। क्या होता है समय बताएगा। अगला आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, बिहार नीड्स अ स्टेट स्पेसिफिक स्टिमुलस, इसमें देखिए यहां पे क्या बोला, मोस्ट हिंदी हर्डलैंड स्टेट्स आर नॉट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द अनाउंस्ड वेलफेयर मेजर्स। अभी अभी आत्मनिर्भर प्लान के थ्रू 20 लाख करोड़ को बांटने की बात कही है अलग अलग तरीके से। यहां पे इस ऑथर का ये बोलना है कि भाई ये जो आत्मनिर्भर है ये सप्लाई साइड को सुधारता है लेकिन डिमांड साइड को एड्रेस नहीं करता है। सप्लाई साइड मतलब कि प्रोडक्शन अच्छा हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, इनोवेशन अच्छा हो, तो भाई बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस नौकरी देंगे नीचे। डिमांड साइड क्या होता है कि लोगों की जेब में पैसा जाए, लोगों को नौकरियां मिले, तब उनके पास पैसा खर्च करने के लिए आएगा, वो पैसा खर्च करेंगे, चीजों को खरीदेंगे। इन ऑथर का यह बोलना है कि भाई बिहार जैसे स्टेट्स में, और बिहार की तरह बाकी ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश हो गया, इन सबको डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट चाहिए, ना कि सप्लाई साइड डेवलपमेंट, जो कि इस आत्मनिर्भर स्कीम में दिया गया है। और इसको कंपेयर किया गया है नेहरू जी के सेल्फ सफिशिएंसी के एजेंडा से। नेहरू जी का सेल्फ सफिशिएंटी का जो एजेंडा था वो डील करता था बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाता था। लेकिन यहां पे जो आत्मनिर्भर पैकेज आया है ना, ये ऑथर के हिसाब से
आपका फोकस करता है इंडिविजुअल्स पे, स्टार्टअप्स पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे। अब जो आत्मनिर्भर में अप्रोच दिखाई गई है ना, वो केवल कुछ स्टेट्स को बेनिफिट करेगी, कुछ साउदर्न स्टेट्स को जैसे कि तमिलनाडु, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स को जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात। जो हिंदी हर्टलैंड है, जो बिहार का इलाका है, झारखंड का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, उसको ये अप्रोच मदद नहीं करेगी। और इसके बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं दोस्तों। पहला जो रीजन दिया गया है वो है रेंट सीकिंग गवर्नमेंट, या फिर आप कह लीजिए कि रेंट सीकिंग एटीट्यूड, रेंट सीकिंग बिहेवियर। इन ऑथर का यह बोलना है कि जो सरकारें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है ईस्टर्न स्टेट्स में, ये ऑथर का बोलना है दोस्तों, मेरा बोलना नहीं है, यहां पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा करप्ट है। वहीं पे साउदर्न स्टेट्स में आ जाइए, वेस्टर्न स्टेट्स में आ जाइए, वहां पे ब्यूरोक्रेसी उतनी करप्ट नहीं है, पॉलिटिशियंस उतने करप्ट नहीं है। फिर इसको दो और चीजों से कंपेयर किया गया है। एक कंपेयर किया गया है परमानेंट सेटलमेंट से, और एक कंपेयर किया गया है रोयतवारी सिस्टम से। देखिए, रोयतवारी सिस्टम को साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया था। इस रोयतवारी सिस्टम में स्टेट के बीच में और पीजेंट्स के बीच में कोई मिडिलमैन नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट में स्टेट के बीच में, पीजेंट्स के बीच में मिडिलमैन थे। तो इन मिडिलमैन ने बहुत लूटा। कहा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट वाले जो स्टेट्स थे वो डेवलप कर ही नहीं पाए, और इसमें ज्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं इंडिया के, जैसे कि यूपी का ईस्टर्न हिस्सा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। रेतवारी सेटलमेंट था गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे इलाकों में। तो ये डेवलप कर गए। क्यों डेवलप कर गए? क्योंकि यहां पे स्टेट और पीजेंट के बीच में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नीचे जो किसान है उनके बीच में कोई नहीं था। तो यहां पे परमानेंट सेटलमेंट और रेतवारी से अभी की कंडीशंस को कंपेयर करने की कोशिश की है ऑथर ने। उसके कुछ लोकल एग्जांपल्स भी दिए उसने, पर उन लोकल एग्जांपल्स को यहां बोलने का दोस्तों फायदा है नहीं। यहां पे ऑथर ने एक और बात बताई है कि देखिए, बिहार में हमेशा से जो गवर्नेंस है बहुत कमजोर रहा है। स्वदेशी मूवमेंट के समय पे, देखिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय पे बिहार भले ही ऊपर था, लेकिन हुआ यह है कि अगर इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे कोई इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योर्स यहां पे नहीं थे। जो थे भी उनको दबाया गया। जो थोड़े बहुत एंटरप्राइजेस शुरू हुए वो आपके बॉम्बे और सूरत, गुजरात के आसपास के इलाके में शुरू हुए, और किसी भी तरीके से बिहार को ऊपर नहीं उठने दिया गया। बिहार भले ही बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट था, बट वो उतना ग्रो नहीं कर पाया। प्लस बिहार में दो आइडेंटिटी सक्सेसफुल है, एक कास्ट आइडेंटिटी सक्सेसफुल है और एक नेशनल आइडेंटिटी सक्सेसफुल है। वहां की कोई रीजनल आइडेंटिटी नहीं है। तो ऑथर का यह भी बोलना है कि वहां पे जो रीजनल आइडेंटिटी नहीं है, कि मैं एक बिहारी हूं, ये रीजनल आइडेंटिटी ना होने की भी एक बहुत पोटेंट वजह है कि ये रीजन ग्रो नहीं कर पाया है। करप्शन इतना ज्यादा है वहां पे। ये सब बातें बताई गई दोस्तों। कुछ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी में भी खामियां बताई गई इस आर्टिकल में बिहार की, वो आप पढ़ के देख लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी इस आर्टिकल की वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की दोस्तों। बस डिमांड साइड वाला पॉइंट, सप्लाई साइड वाला पॉइंट याद रखिएगा, और ये जो परमानेंट सेटलमेंट और रेतवारी सेटलमेंट है, जो ये कंपैरिजन है, इसको ध्यान रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रेतवारी सेटलमेंट क्या है, इसको पढ़िए, मैंने पढ़ा रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। यहां क्या कहा गया है दोस्तों? भैया फ्री पावर बांटी जाती है फार्मर्स को। वो ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से खूब पानी निकालते रहते हैं, उसको बर्बाद करते रहते हैं। फार्मर्स की मदद के बेसिस पे कहा गया है कि भैया फ्री पावर दो फार्मर्स को। अब इसको डिसकंटिन्यू करने का टाइम आ गया है। कहा जाता है अभी से लगभग 15 साल पहले 2005 में मनमोहन सिंह जी ने भी ये कहा था कि भाई फार्मर्स को फ्री पावर देना एक तरीके से सही नहीं है, बट पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से उनको भी अपना ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और आज की डेट में कहा जा रहा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फ्री पावर का जो सिद्धांत है फार्मर्स का, इसको हटा सकती है। अब देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ बातें सही हैं दोस्तों। ये जो स्टेप है आपका गवर्नमेंट का, एक तरीके से सही हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस फ्री पावर के प्रिंसिपल को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी कि अभी क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए कितनी भी पावर बर्बाद करो, अब क्या होगा अगर डीबीटी को इंप्लीमेंट किया जाता है कि आप जितनी पावर बर्बाद करोगे उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। हालांकि बाद में वो पैसा कुछ हद तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके पास वापस आ जाएगा। वो किस तरीके से वापस आएगा दोस्तों, ये तो भाई जब इस स्कीम को फाइनलाइज किया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अब बात यह है दोस्तों, हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि 2020 के एंड तक किसी ना किसी स्टेट के किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट पे पायलट बेसिस पे इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इसका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रिस्पांस आएगा? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर के अगेंस्ट रिस्पांस आना है दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, ये वोट बैंक को गैदर करने में बड़ी मदद करती है। पहली बात,
जो फ्री पावर थी वो फ्री पावर इंट्रोड्यूस की थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपना रिजर्वेशन दिखा सकता है। बहुत सारे और स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, पूरे चांसेस हैं कि ये स्टेट्स अपना अपोजिशन दिखाएंगे सेंटर के इस प्लान की तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर का प्लान यह है कि भैया आप जो फ्री में बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत वाटर वेस्ट हो रहा है। बिजली तो वेस्ट करते ही है फार्मर, वाटर वेस्ट करते हैं। ट्यूबवेल खुला छोड़ गए, पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कितना ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। अनपढ़ लोग हैं, मालूम नहीं है कुछ उनको, और उनको आपने फ्री में बिजली बांट दी। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोलना है, भाई फ्री में बिजली बांट रहे तभी तो हमको वोट मिल रहा है, अगर हम फ्री में बिजली नहीं बांटेंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा, अपोजिशन जीत जाएगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको अपोज करेंगे। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो जरूरी है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको स्क्रैप भी किया, जैसे महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में फ्री पावर फॉर फार्मर्स नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट ने समझा है कि भैया फ्री पावर बांटने से तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर उड़ा देंगे। और महाराष्ट्र की कुछ सिटीज में जैसे कि मुंबई, पानी की बहुत हैवी कमी है दोस्तों। ओके, अब बात यहां पे ये आती है कि क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इंडिया का जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है ना दोस्तों, जितना ग्राउंड वाटर इंडियंस वेस्ट करते हैं, चाइना और यूएसए में मिला के इतना ग्राउंड वाटर यूटिलाइज नहीं किया जाता जितना इंडिया अकेले यूज कर लेता है। और आप देखेंगे कावेरी डेल्टा में पंजाब के जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, यूपी के ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, बिहार के ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, ये बहुत बुरी तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं। तो जब वो डिप्लीट हो रहे हैं तो लोग और शाणे हैं। पहले वो पंप लगाते थे, अब वो सबमर्सिबल जेट ले आ रहे हैं, सबमर्सिबल पंप, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाले पंप, अंदर घुसेड़ के पानी निकालते रहो। जैसे कि पानी तो भाई अनलिमिटेड हमेशा आता ही रहेगा, कभी ना कभी वो खत्म होगा। इस बात का इनको अंदाजा नहीं कि कभी खत्म होगा ये। उसके बाद और भी बहुत सी इनएफिशिएंसीज है इसमें दोस्तों। जो डिस्काउंट्स होती हैं, जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वो पता है क्या करती हैं? वो अपना अलग दिमाग लगाती हैं। इन डिस्कॉम्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से इनको बहुत से लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, बहुत जगहों पे हो सकते हैं। तो ये पावर कंपनीज अपने आप को सही दिखाने के लिए उन लॉसेस को फार्मर्स के अकाउंट में दिखा देती हैं। समझ रहे हो दोस्तों कि इनकी गलती की वजह से जो नुकसान होता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान होता है, पावर ट्रांसमिशन में जो नुकसान होता है, जो टेक्निकल गलती की वजह से नुकसान होता है, उस नुकसान को ये दिखा देते हैं कि भाई ये तो फार्मर ने कंज्यूम किया है, ये तो फार्म सेक्टर के पास गया, और अपनी गलती छुपा ले जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर का फायदा उठा रहा है। अब क्या यहां पे ऐसा कोई पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम ये जस्टिफाई कर सके कि नहीं भाई कुछ हद तक फ्री पावर जरूरी है? हाँ भाई, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे जस्टिफाई किया जा सकता है कि देखिए कुछ हद तक तो फ्री पावर जरूरी है। आपको पता है फ्रेंड्स, ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इन सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कैनाल इरिगेशन के बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। और अगर पावर सप्लाई के लिए गांव में देखा जाए तो भाई आपको पता है दोस्तों, गांव में जो हमारा एग्रीकल्चर है ना, फार्मर्स बहुत अलग अलग क्लास के हैं। कुछ बड़े फार्मर्स हैं, कुछ छोटे फार्मर्स हैं। अब जब आप पावर को यूजेज बेस्ड कर दोगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ले आओगे, उसमें तो हर जगह मीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे इन छोटे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। फिर जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो कैनाल इरिगेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े फार्मर्स कैनाल इरिगेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बोला है कुछ क्वार्टर्स ने कि भाई जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि इस कैनाल इरिगेशन का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए। लेकिन किसी भी हाल में बड़े फार्मर्स के लिए या उन फार्मर्स के लिए जिनके लिए कैनाल इरिगेशन अवेलेबल है, उनके लिए फ्री पावर वाली स्कीम को हटाया जाना चाहिए दोस्तों। अब धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इस स्कीम को किस तरीके से हटाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स लेगी, ये तो समय बताएगा। यहां पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो के बता दिए दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।